अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला सोशल मीडिया टॉक शो के साथ। हमारे साथ मौजूद है आमिर इलियास राना भाई, जो कि हमारे साथ अमेरिका भी मौजूद थे। तो आज उनसे जो सवाल पहला करते हैं वो अमेरिका के हवाले से। आमिर भाई, एक तो बहुत शुक्रिया, दूसरा ये बताइए कि अमेरिका से वापस आए हैं, वज़ीर आज़म की तकरीर कैसी रही, दौरा कैसा रहा? ये तकरीर आपके लिए तो पहली नहीं थी, लेकिन हमारे लिए ज़रूर पहली थी। तो बताइएगा, ये तकरीर माज़ी में बड़ी तकरीरें मशहूर हुई हैं, कुछ की गई हैं, कुछ हुई हैं। तकरीर के हवाले से सबसे पहले तो बताइएगा। देखें, इमरान खान ने 2019 में तकरीर की थी और बिल्कुल दबंग तकरीर थी, हमने उसकी तारीफ़ की थी और उसी वक़्त की थी कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़े अच्छे अंदाज़ से दिया गया। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जब बात करते हैं और प्राइम मिनिस्टर जब मौक़िफ़ देते हैं दुनिया के सामने, तो वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होते हैं। तो इमरान खान हो, शहबाज़ शरीफ़ हों, नवाज़ शरीफ़ हों, तो उसमें तख़सीस नहीं होती। लबो-लहजे की गुफ्तगू ज़रूर होती है कि जब नवाज़ शरीफ़ जाते थे, तो पीटीआई बाहर कर रही होती थी मुज़ाहरे। और पिछले साल भी पीटीआई का मुज़ाहिरा माज़ी की निस्बत कम था, लेकिन मुज़ाहिरा काफ़ी बड़ा था। और इस दफ़ा तो आप लोगों ने और राजा कबीर ने जो उनका तमाशा लगाया है, बस अल्लाह ही माफ़ करे, उनका लगना चाहिए था। क्योंकि पीटीआई के लोग जो हमारे दोस्त वहाँ पे हैं, वो भी हमसे पूछ रहे थे, कोई है? तो ये बात थी कि बुकिंग करा ली थी और बंदे नहीं थे वहाँ पे मौजूद। पिछले साल भी बहुत बड़ा मुज़ाहिरा नहीं था, चूँकि अक्सर लोगों का ख़्याल था कि शहबाज़ शरीफ़ ने स्पेशली कोई टाइम लिया ऐसा कि सुबह-सुबह तो हमारे लोग सुबह उठते भी नहीं और कोई वाशिंगटन से आना है, कोई कहीं से आना है, तो वो सुबह-सुबह नहीं पहुँच सकते। तो इस दफ़ा वो भी डिस्कशन में नहीं था कि कोई इकट्ठे होने के लिए कोई तरगीब मौजूद है या नहीं है, शायद मायूसी ज़्यादा थी वहाँ पे। ये मैं बाहर का मंज़र पेश कर रहा हूँ जो तकरीर से पहले था। लेकिन उस तकरीर से 1 दिन पहले जो सदर ट्रंप के साथ प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल की मीटिंग हुई, वो आपको बताती है कि वो तकरीर में कोई मसाला और ज़्यादा आ गया था इसराइल के हवाले से, कश्मीर के हवाले से, दुनिया भर में जो मसाइल हैं। पिछली दफ़ा भी प्राइम मिनिस्टर ने भरपूर अंदाज से बात उठाई थी और जब नवाज़ शरीफ की जो आखिरी स्पीच थी, मेरा ख़्याल है 2017 वाली 16 वाली, क्योंकि 17 में तो शाहिद खकान गए थे। जी। उसमें बुरहान वानी की शहादत के ऊपर उन्होंने बड़ी तफ़सील से बात की थी। उसी वक़्त वो इंडिजिनस मूवमेंट नई चली थी, जो नौजवानों ने चलाई थी। तो अब शहबाज शरीफ ने जब अहाता किया और उससे पहले पिछले साल से, चूँकि वो तकाबली जायदा आपने बात कर दी तो ज़हन में आ रही है जी। कि पिछली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर ने जब स्पीच की थी तो इज़राइल की तकरीर आई तो प्राइम मिनिस्टर वॉकआउट कर गए थे। और इस दफ़ा पहली तकरीर 26 को इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की थी। आप और हम गैलरियों में मौजूद थे, तो देखा था कि सारा हॉल खाली था। और उनके अपने कुछ लोगों को ऊपर गैलरी में बिठाया गया था। वो पिछले साल भी बैठे थे, हमने देखा था जब प्राइम मिनिस्टर उनकी तकरीर के दौरान वॉकआउट कर गए थे। और इस दफ़ा पीएम आए ही बाद में थे, नेतन्याहू के बाद। जिस तरह बाकी और लोगों ने वॉकआउट किया, बायकॉट किया हुआ था, तो प्राइम मिनिस्टर एंड पे आए, पाकिस्तानी वफ़द भी साइड पे था, अंदर बाद में आया था। तो उन्होंने दबंग लहजे में दुनिया के सामने मौक़िफ़ भी पेश किया, ट्रंप के साथ मुलाकात का भी ज़िक्र किया और पाकिस्तान के हवाले से फ़लस्तीन की इस्राइल को तस्लीम इस सेंस में करने की बात हुई कि 1967 से पहले की जो सरहदें हैं फ़लस्तीन की, वो रियासत हमें चाहिए, जो पाकिस्तान का शुरू दिन से मौक़िफ़ था। और वही उस मुलाकात के बावजूद, जिस पे बड़े लोगों ने, यार लोगों ने अफ़साने गढ़े कि पता नहीं पाकिस्तान तो मौक़िफ़ बेच आया है, पाकिस्तान सौदा कर आया है, ना कोई पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत के आया था कि 5 अगस्त 2019 होता और कश्मीर चला जाता। तो ये बड़ी अच्छी गुफ्तगू थी, प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ का इयादा किया था। बिल्कुल ठीक है। अमरीकी सदर से जो मुलाकात जिसका आपने अभी ज़िक्र भी किया और बड़ी कामयाब मुलाकात बताई जा रही है। आप बताएँ, कैसी रही मुलाकात? कामयाब मुलाकात थी और उसमें फ़ील्ड मार्शल साहब का होना क्या मैसेज देता था? हमें लग रहा था शायद वो तो वहाँ पर है नहीं है। फिर 2-3 दिन पहले खबर आ गई थी, बट एनी हाउ उन्हें देखा हमने साथ में वहाँ पर। अच्छा, कल हम एक लंबी-चौड़ी ब्रीफिंग में थे अस्करी हुकाम के साथ। तो मैंने उनसे स्पेशली, जो अमल वली खान ने तनकीद की थी कि कौन होते हैं फील्ड मार्शल, जो पाकिस्तान के मिनरल्स के हवाले से वो एक ब्रीफ केस, जिसमें वो तस्वीरें आपने देखी उस दिन इशू हुई, वो सदर ट्रंप को दिखा रहे थे। तो देखने वाले साहब ने, जिन्होंने मेरे साथ सवाल सुना, उन्होंने कहा, आपने देखा था कि वो गए किसके साथ के थे और कौन साथ खड़ा हुआ था? मैं कहा, जी बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान खड़े थे और दूसरी तरफ चीफ ऑफ प्रोटोकॉल टीपू उस्मान खड़े थे। तो उन्होंने कहा, प्राइम मिनिस्टर के साथ मौजूद थे तो प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसी के मुताबिक मौजूद थे। और क्या पाकिस्तान का मुकदमा लड़ना कोई बुरी बात है? हमारे पिछली जो सदी थी, वो फ्यूल की सदी थी। गल्फ के लोगों ने उस पर खूब किया। अब अमेरिका डांट भी रहा है यूरोप को कि आप रूस की बजाय हमसे लें। तो ये सदी माइन एंड मिनरल्स की है, तो हम अपने आप को शोकेस क्यों ना करें? हमारे पास मौजूद है, क्या हम ज़ाया करने के लिए उनको कर दें? तो ठीक बात है। एसआईएफसी बनी इसीलिए है कि आप दुनिया को सरमायाकारी के लिए राग़िब करें। और वहाँ पे एक सवाल भी हुआ
वो जिसकी आज बड़ी जगह पे है, कल से इंटरनेशनल मीडिया में थी कि जी पसनी की बंदरगाह कोई अमेरिका को दे रहे हैं। जी, और फिर उनसे उन्होंने बड़ी वज़ाहत से बात ये बताई कि देखें, ये कोई तजवीज़ अमेरिका की तरफ से नहीं आई, ये पाकिस्तान की तरफ से नहीं गई। हम इन्वेस्टमेंट के लिए लोगों से, कंपनियों से राब्ते कर रहे हैं। तो जो लोग बिलियन ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं, उन्हें जब वो माइनर मिनरल्स निकालने हैं, तो उन्हें करीब 3 इलाकों से अपनी रसद भी चाहिए है, तलब निकालने के लिए। तो वो बंदरगाह चाहे वो करें या रमाड़ा भी कर सकते हैं। हमें उस पे भी कोई मसला नहीं है कि वो करें, लेकिन ये कमर्शियल बंदरगाहें होंगी। तो फिर बात हुई कि जी फिर सिक्योरिटी, तो क्या अमेरिकन सिक्योरिटी खुद करेंगे अपनी, अगर वो आएँगे? तो उन्होंने कहा क्या चाइनीज़ की सिक्योरिटी अमेरिकन ये चीनी कंपनियाँ कर रही हैं? हमने तो किसी चीनी इदारे को, किसी इंटेलिजेंस को, किसी उनके इदारे को आने की इजाज़त नहीं दी कि पाकिस्तान खुद अपनी, हाँ, आने वाले लोगों की राखी कर सकता है। हमले भी होते हैं, सब कुछ होता है, उनको रोका भी जाता है। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो पाकिस्तान की जो अफ़वाज है, पाकिस्तान के जो इदारे हैं कानून नाफ़िज़ करने वाले, वो बहुत हैं और वो उसको खुद अच्छे अंदाज़ से उसके ऊपर कर लेंगे सिक्योरिटी, कोई आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अमरीकी सदर की इतनी मोहब्बत, क्या ये माइन्स वाला ही सारा मामला है? देखिए, वहाँ पर तो मेरे ख़्याल में पूरी दुनिया से सदूर भी आए थे, प्राइम मिनिस्टर भी आए थे, लेकिन चंद लोगों से मिले और फिर उसमें एक और मुलाकात भी थी, जिसमें 6 मुल्कों के 6 अरब मुल्कों के, तगड़े मुल्कों के सरबराहान भी थे। तो ये पाकिस्तान से राणा साहब इतनी मोहब्बत पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म और फ़ील्ड मार्शल से? देखिए, मैं आपको बताऊँ, सदर जी, ट्रंप के बारे में ये बड़ी वाज़ेह बात थी और पीटीआई ने ये बहुत ज़्यादा मार्केट किया हुआ था कि जब वो ओथ लेंगे 20 जनवरी को, तो वो इमरान खान की बात करेंगे। और हमारे यहाँ बड़ा एक तासुर उसी तरह का मौजूद था, जिस तरह इंडिया की एक मिथ बनी हुई थी कि जंग होगी तो इंडिया का पलड़ा बड़ा भारी होगा। जी, तो आप देखें, इमरान खान ने उसी चक्कर में जनवरी में जो मुज़ाकरात हुकूमती कमेटी से हो रहे थे, उसको भी ख़त्म कर दिया, क्योंकि पीटीआई अमेरिका के जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, जिनको आप शरपसंद ज़्यादा कह सकते हैं कि शुरली पटाखा काम है, डॉलर उन्होंने कमाने होते हैं, और वो पाकिस्तान की कीमत पे कमाते हैं, वहाँ लोग बैठे हुए। उन्होंने तूफ़ान बर्पा किया हुआ था, ख़त्म करें और इमरान खान ने वो मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए। इस आस पे कि सदर ट्रंप बात करेंगे। लेकिन सदर ट्रंप जब आ गए और पाकिस्तान की तरफ से बड़े एहतमाम के साथ, और लेकिन खुफिया अंदाज में, उनके जो एयरपोर्ट के ऊपर काबुल पे हमला हुआ था और जिसने अमरीकियों को मारा था, वो शख्स अफगानी उनके हवाले किया, तो उन्होंने अपनी नेशनल एड्रेस में पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, पाकिस्तानी कौम का, गवर्नमेंट का। ये पहला टर्न था जो दुनिया के सामने आया कि पाकिस्तान और ट्रंप इंतज़ामिया आपस में मिक्स हो चुके हुए हैं। फिर पाकिस्तान ने क्रिप्टो करेंसी पे उनसे बात की और डिजिटलाइज़ेशन के ऊपर बात की। पाकिस्तान उनके साथ एंगेज हो गया। आपको याद होगा, मैं लंबा थोड़ा-सा जवाब दे रहा हूँ, कि प्लीज़। जब इंडिया ने हमला किया, तो सदर ट्रंप और मार्को रूबियो जो उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, दोनों की एक स्टेटमेंट थी कि ये इंडिया और पाकिस्तान आपस में लड़ लेंगे, भुगत लेंगे, अशरों से लड़ रहे हैं, सैकड़ों सालों से लड़ रहे हैं। तो उन्होंने एक किस्म का ये कहा कि अमेरिका बेपरवाह है इस बात से कि इंडिया हमारे साथ क्या सलूक करेगा, क्योंकि बात का मकसद ये था। लेकिन जब लड़ाई हुई और जो हमने 4 घंटे में उनके साथ किया, अल्हम्दुलिल्लाह फ़तेह मिसाइलों ने जो कारनामा दिखाया, फ़ील्ड मार्शल, एयर चीफ़, नेवल चीफ़, इन सब ने वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में, जिसको वो बार-बार खुद भी कहते हैं कि ऐसा वज़ीर-ए-आज़म जो बेल्जियम में, शायद आप उसमें गए हुए थे, आप बेहतर ब्रसल में अंदाज़ गए में थे। बात कर सकते हैं, ब्रसेल्स में, बेल्जियम के शहर में उन्होंने ये खिताब करते हुए कहा था कि जितना ताउन वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने किया, जी, शायद हम इस तरह बेहतर अंदाज़ में फ़ैसले ना कर सकते। तो ये मैं उससे मुंतबिक करते हुए, बात को मुंसलिक करते हुए बता रहा हूँ कि ये चीज़ें जब आईं और हमने शुक्रिया भी अदा किया कि जनाब आपने सीज़ फायर कराया, और सदर साहब को भी था कि 7 त्यारे भी पाकिस्तान ने गिराए। तो पाकिस्तान एक दुनिया में और अमेरिकन की नज़र में ना बिल्कुल चेंज हो गया। अमेरिकन जो है ना, बोल्ड बात को बड़ा अच्छा पसंद करते हैं। आप गोरे से, ब्रिटिश गोरे से बात करेंगे ना, तो वो पोलाइटनेस और इस किस्म की यस सर और फलाना प्लीज़ करके बात करने को समझते हैं कि ये बात ही है। अमेरिकन आप डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करें उसको पसंद करते हैं। तो पाकिस्तान ने स्ट्रेट फॉरवर्ड जो टिका के इंडिया के साथ किया है ना, वो उनको भी पसंद आया कि बहादुरों का काम लड़ना होता है और जवाब देना होता है। और फिर बहादुरों ने ये भी बहादुरी दिखाई कि सदर ट्रंप की तरफ से जब ये मैसेज आया, तो सीज़ फायर कर लिया कि हमें कोई मसला नहीं है। और उसके ऊपर मोदी साहब की खामोशी आज तक उनको हॉन्ट कर रही है। वो क्रेडिट भी नहीं देते। उन्होंने रिक्वेस्ट करके जंग भी रुकवा ली एटमी कुव्वतों की लड़ने पे। सदर ट्रंप को हम बजा तौर पे पाकिस्तान ने नामज़द किया नोबेल प्राइज़ के लिए, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने मफ़ाद में, जहाँ इसराइल का मफ़ाद खड़ा है, जी, जहाँ इस फ़लस्तीन खड़ा है, पाकिस्तान अपनी जगह पे वहाँ खड़ा है। लेकिन जब अपने मुल्क की बात करनी है, तो हमने एक बड़ी जंग को
रुकवाने में सदर साहब को हमने नोबेल प्राइज के लिए नामजद किया, और उसका जिक्र प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में भी किया कि हम कोई पीछे नहीं हट गए, कि हमें कोई उस पे बात हो रही है कि हम पीछे हट गए। अच्छा, ये वो बात थी जो सदर ट्रंप को पसंद आई। हमारे हुँ, साथ फील्ड मार्शल की एक मीटिंग होती है हमारे, उसके बाद ये दूसरी मीटिंग हो रही है, हम बराह रास्त एंगेज हो चुके, और सदर ट्रंप ने प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल के आने का भी जिक्र किया। और जो मीटिंग आपने की उससे पहले जिक्र किया, जो 8+2 कह लें, कि कतर और सदर ट्रंप की मुश्तरका मेजबानी में थी, और बाकी अरब ममालिक भी थे, लेकिन उसमें मलेशिया भी था, उसमें तुर्की भी था, पाकिस्तान था, और पाकिस्तान का झंडा नुमाया तौर पे सेंटर प्लेस में रखा गया। तो ये वो नुमाया मुकाम था। अब पाकिस्तान का काम है कि जो डिसएंगेजमेंट थी, अमेरिका अपने मफाद में कर गया था ना, तो बिल्कुल हमारा ठीक। मफाद ये है कि हम उनके सरमायाकारों को पाकिस्तान में लाएँ। इसके नतीजे में पाकिस्तान पे जो टैरिफ है, वो भी सबसे कम लगा खित्ते में, और पाकिस्तान की गुफ्तगू होती है, इंडिया को वो डरावने ख्वाब की तरह नज़र आता है कि उनके वज़ीर-ए-आज़म को जब ट्रंप मुबारकबाद देते हैं सालगिरह की, तो साथ वो जो H1 वीज़ा है, जो प्रोफ़ेशनल्स के लिए होता है, उसके ऊपर उन्होंने $1 लाख की फ़ीस लगा दी। चार बार पे उन्होंने कहा, आप पाबंदी करेंगे, आप नहीं उसको इस्तेमाल करेंगे। तो जो रोज़ाना की बुनियाद पे सदर ट्रंप कर रहे हैं उनके साथ, और पाकिस्तान का बेहतर रास्ता है, तो पाकिस्तान को चाहिए अपनी मार्केट अच्छे अंदाज में लेके जाए। और जो हमारे यहाँ बात होती है कि जी इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, तो हम अपॉर्चुनिटी देंगे, हम प्लान करके देंगे। जैसे अभी आज ही प्राइम मिनिस्टर ने एक बड़ी हैवी कमेटी बनाई है सऊदी अरब के हवाले से भी, कि जो आप लोगों ने मुआहदे करने हैं, बहुत ज्यादा हो चुका है इमरान खान के दौर से लेके, और अब तक सिर्फ MOU ही साइन हो रहे हैं, जी। PDM1 से भी, अब भी। तो उसको अमली जामा पहनाने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने एक कमेटी बनाई है, और प्राइम मिनिस्टर शायद पहले तो वज़ीर दिफ़ा आएँगे उनके, उसी दिफ़ाई मुआहदे पे जिस पे हम गए थे, और उसके बाद हमारा प्राइम मिनिस्टर का एक डेलीगेशन जाना है, वहाँ एक कॉन्फ्रेंस हो रही है। उसमें पाकिस्तान चाहता है कि बराह रास्त मुआहदे करे, और फिर उसके बाद उन मुआहदे के नतीजे में तवक्को ये है कि फिर अगले महीने में मोहम्मद बिन सलमान का दौरा भी पाकिस्तान का इस्लामाबाद का हो सकता है। अच्छा, क्योंकि अब मेरे मुझे अंदाज़ा है आपके पास टाइम है, तो मैंने आज आपको जब तक अपना पूरा कर लेना छोड़ना नहीं, आज आपको मैंने नहीं जाने देना कहीं। ये अभी आपने ज़िक्र कर तो दिया है, सर ये जो सऊदी अरब जाना था और ये जो प्रोटोकॉल था, आपने ज़िंदगी गुज़ारी है वज़ीर-ए-आज़म के साथ, बड़ी लंबी-चौड़ी आपने ट्रैवल भी की है उनके साथ, चाहे वो प्लेन हो, चाहे वो हेलीकॉप्टर हो, आपका बड़ा तजुर्बा भी है। तो ये जो प्रोटोकॉल था जहाज़ों में, फिर वो जो कारपेट बड़ा एक स्पेशल सा था, और फिर ये हम पर जो ज़िम्मेदारी डाली गई है हिफ़ाज़त की, कि हमला अगर सऊदी अरब होगा तो पाकिस्तान पर होगा, इसको कितनी अहमियत की नज़र से देखते हैं? और ये आने वाले वक़्त में इसके क्या असरात होंगे? हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है ना, वो हम पर हमला करेगा तो क्या सऊदी अरब पर हमला होगा? अच्छा, आपने ना मुझे सिर्फ़ हेलीकॉप्टर और जहाज़ों में रखा और वज़ीर-ए-आज़म के साथ रखा, हमने सारी अपोज़िशन के साथ भी सफ़र किए हैं, और नहीं, सारे पाकिस्तान के किए। ये सारे काम हमने किया, हुकूमतों के साथ भी किया, अपोज़िशन का भी किया, सर बीइंग जर्नलिस्ट। एक इम लंबे इम सफ़र में हेलीकॉप्टर और जहाज़ भी तो है ना सर फिर? नहीं, नहीं, वो भी है, और हम उसमें भी मैं शामिल था। मोहम्मद बिन सलमान के वालिद किंग सलमान ने जब किया था, ज़ोराना दिया था प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ को, जब पाकिस्तान का इनिशिएटिव था कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान हम सुलह कराएँ, कोशिश करें, तो उसमें भी थे, और उसमें हमारे साथ जनरल राइट शरीफ भी थे, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उस वक़्त भी हम साथ गए थे। तारीखी विज़िट्स भी देखे हमने, वो पैलेसेस भी देखे हैं, और इश्यू ये है कि ये सऊदी अरब की भी ज़रूरत थी, ये पाकिस्तान की भी ज़रूरत थी। ये एक मुआहिदा जो है ना ईरान के खिलाफ है, ना इसराइल के खिलाफ है। इसको आप ये समझें कि सऊदी अरब, और ना ये आप ये समझें कि किसी दोस्त मुल्क के खिलाफ है। पाकिस्तान ये समझता है कि सऊदी अरब की हरमैन शरीफैन की ज़िम्मेदारी मुआहिदे के तहत भी 1982 से हमारे पास है। लेकिन हम कहते थे जब कभी वक़्त ऐसा होगा तो पाकिस्तान अपनी फुल फ़ोर्सेस के साथ वहाँ पे हरमैन शरीफैन के लिए मौजूद होगा। जब हमने जंग जीत ली, एक मौसर मुआहिदे के लिए बात तो काफ़ी अरसे से जारी थी। फिर दोहा वाला काम हो गया, जो इसराइल ने किया, अमेरिका की मौजूदगी में किया, तो ये बहुत बड़ी ज़रूरत पड़ी कि इसको कोई हतमी शक्ल दे ली जाए, जो इधर-उधर फिर रहा है मुआहिदा, और उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर जब गए हैं, तो ज़ाहिर है कि जब उनके F-15 तैयारों ने उनको एस्कॉर्ट किया, वहाँ पहुँचे हैं, और जैसे सदर ट्रंप का जिस रंग का कारपेट था, वही शहबाज शरीफ साहब के लिए भी था। ज़ाहिर है एक अच्छी फ़िज़ा थी। वैसे वो सऊदी जब प्राइम मिनिस्टर हमारे नवाज़ शरीफ भी जब जाते रहे, तो जो रियाज़ में जब आप ऑफ़िशियल विज़िट पे होते हैं, तो वो झंडे पाकिस्तान के, सऊदी अरब के लगते हैं। जैसे हम लगाते हैं, उन्होंने भी किया। लेकिन इस दफ़ा जहाज़ की जो सैल्यूट मौजूद था, और फिर प्राइम मिनिस्टर ने मुआहिदे से पहले इस्लामाबाद में, जब मैंने वो खबर ब्रेक की उस दिन, ये मैसेज आया कि जी इस्लामाबाद को सजा दिया जाए, सारी बिल्डिंगों को, तो पता लगा कि कोई बड़ा मुआहिदा होने जा रहा है। और फिर वो प्राइम मिनिस्टर 23 तारीख तक ले गए उनको, 23 सितंबर तक के, जब सऊदी अरब का कौमी दिन है, कोई हफ्ता, यहाँ पे वो तस्वीर किंग सलमान की, मोहम्मद बिन सलमान की, सबकी लगी रहीं।
कि भाई हम पाकिस्तान सेलिब्रेट कर रहा है। अच्छा, असल इशू ये था कि ये नहीं है कि इंडिया हमला करेगा तो सऊदी अरब के यहाँ पे होंगे, इसराइल करेगा। ये एक डेटरेंस है, हुँ, एक दिफाई मुआहदा है कि दुश्मनों को ये खबर हो हुँ, कि सऊदी अरब पे हमला करेगा अगर इसराइल, तो उसे समझ आए कि पाकिस्तान मौजूद होगा और पाकिस्तान के पास ये कैपेसिटी मौजूद है। ये बिल्कुल कहानी है लोगों की कि जी हमें सऊदी अरब पहुंच के वहां से हमला करना है, हम यहाँ से भी कर सकते हैं इसराइल पे। ये बिल्कुल इसराइल को भी पता है और इंडिया को भी बड़ा पता है। इंडिया में अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है, सऊदी अरब की अरबों डॉलर्स की, जी, और इनके लाखों लोग मजदूर वहां पे काम करते हैं और वो भी अरबों डॉलर उनके लिए कमा के भेजते हैं इंडिया के लिए। तो ये आसान काम नहीं होगा, और गल्फ के ऊपर पूरे के ऊपर असर है सऊदी अरब का, कि बहरेन हो, फिर ना यूएई पीछे रहता है, ना कोई और मुल्क पीछे रहता है। तो जहाँ इनको इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटी मिली हुई है इन गल्फ ममालिक की इंडिया में, तो वहाँ इनकी रोजगार के लिए बेशुमार लोग गए हुए हैं, कंपनियों को चला रहे हैं। तो ये एक डिटरेंस का काम होगा, इंडिया को 100% समझना होगा कि ऐसे हालात में हमला करके वो क्या पाएगा, जब पहले मार खा चुका हुआ है बुरी तरह। तो सऊदी अरब होगा और इसराइल कैसे सोचेगा कि इस सऊदी अरब पे हमला करे। तो बुनियादी तौर पे ये दुश्मनों के लिए मैसेज है। देखिए, ईरान ने खैर मकदम किया इस माहे का, यहाँ पे यार लोगों ने फटाफट शुरू कर दिया, ये तो जी ईरान के खिलाफ है, ईरान मिसाइल मारेगा। देखिए, ईरान ने एक दिन किया था, तो हमने उसी दिन 24 घंटे में जवाब देके फारिग कर दिए थे, मिसाइल हमने भी मार दिया था। तो बैलेंस हो गया और उनकी तरफ से भी फिर रिएक्शन नहीं आया था। अब इस ईरान के खिलाफ जो सऊदी अरब ने हमला किया, इसराइल ने हमला किया, तो सऊदी अरब पाकिस्तान दोनों उसके साथ खड़े हुए थे। बिल्कुल ठीक। दामे दरमे सुख ने हर तरीके से, बहुत सारी चीजों की वजाहत जरूरत नहीं है, वो वक्त करेगा कि ईरान को नीचे नहीं लगने दिया किसी ने भी। मुसलमान मुल्क सारे साथ खड़े थे। तो ऐसे में पाकिस्तान और सऊदी अरब अगर मिलते हैं तो कोई बुराई नहीं। कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये जो निज़ाम अब चल रहा है राणा साहब, फिर मैं आपके माज़ी के तजर्बे की और एक लंबा आपका जो करियर है उस पे उसको देखते हुए, आपने मुख़्तलिफ़ पाकिस्तान में जो निज़ाम देखे हैं, चाहे वो 90s की दहाई के हों, चाहे फिर वो मुशर्रफ से लेकर बाद में और फिर अभी ख़ास तौर पे ये जो रिसेंटली गुज़रा है, इमरान खान साहब और बाजवा, जिसको ये वज़ीर दफ़ा साहब जो है वो हाइब्रिड निज़ाम भी कहते हैं। इसको कैसे देखते हैं? ये कामयाब है, बेहतरी की तरफ जा रहा है या यहाँ पे जमहूरियत कमज़ोर हो रही है? क्योंकि इसमें बहुत बातें होती हैं सर। मेरा सवाल आपसे होगा एक छोटा सा पहले, ख्वाजा आसिफ के आपने कुछ इंटरव्यूज किए हैं, उसमें आपने उनसे पूछा था ये हाइब्रिड निजाम पर? क्या जवाब दिया जी। था उन्होंने? जी, उन्होंने कहा था जी कि ये हाइब्रिड निज़ाम जो है हमारे माज़ी में अगर देखा जाए तो जो पिछले डेढ़ 2 साल में डिलीवर कर रहा है और प्रॉब्लम इस वक़्त डिलीवर करने का है और अगर ये डिलीवर कर रहा है तो ये कैसे बुरा है? तो इसको आगे चलने देना चाहिए। वो तो इसपे सैटिस्फाई हैं, वो तो इसकी वकालत कर रहे हैं सर। 2014 का जो धरना था ना, जब जनरल ज़हीरुल इस्लाम आईएसआई के सरबराह थे, तो ज़हीरुल इस्लाम जंजुआ, ज़हन जी, में रखिएगा। तो जंजुआ थे, आसिफ नवाज़ जंजुआ थे, जो 92-93 में आर्मी चीफ थे और हार्ट अटैक से उनकी डेथ हुई थी। उनके भाई शुजा नवाज़ जंजुआ हैं, जो बड़े स्कॉलर हैं, इस वक़्त अमेरिका में बेस्ड हैं शुरू से ही, और बड़ी रिस्पेक्ट है उनकी। मैं उनकी एक किताब के बारे में एक प्रोग्राम ही देख रहा था, तो उसमें उन्होंने लिखा था कि जो शायद ओल्सन थे, जो अमेरिकन एम्बेसडर थे, उन्होंने उनको बताया था कि वो एक जो धरना था वो कू करने का प्लान था और उसमें वो कोर कमांडरों को मिला रहे थे, जिसकी तरदीद भी नहीं आई थी उस बात की उस किताब में। और वो बड़ा काम कर रहे थे और राहील शरीफ ने फिर बाद में जाके उस मंसूबे को रोका। मैं वहाँ से शुरू करता हूँ थोड़ा-सा। प्लीज़। देखिए, नवाज़ शरीफ को बिल्कुल पता था, सारी चीज़ों का पता था कि कौन कैसे लेके आ रहे हैं। लेकिन वो फ़ेल इस तरह हुआ कि 14 अगस्त को इमरान खान लाहौर में फिरते रहे और रात को जब ये निकले हैं, तो इनके पास 1500-1600 या 1800 लोग थे शाहदरा पे, और ताहिरुल कादरी के पास 20,000 लोग थे। तो गुजरांवाला में कोई 20,000 लोगों के खाने का इंतजाम इमरान खान के लिए एक इंडस्ट्रियलिस्ट ग्रुप ने, लोकल इंडस्ट्री है बड़ी अच्छी उनकी, तो उन्होंने किया हुआ था खाना, और वो सारा खाना खाली गया क्योंकि बंदे ही नहीं आए थे। और आपको याद होगा कि अगले दिन, जब ये थोड़ा सा लंबा जवाब है ताकि मैं हाइब्रिड प्लीज़, निजाम की प्लीज़ तरफ सर, आ जाऊं, प्लीज़, प्लीज़ सर। ठीक है? तो अगले दिन जब आपके पास बहुत बड़ा जुलूस हो तो चंद बंदे आके जूतियां और बट्टे नहीं मार सकते, जो गुजरांवाला में मारे गए थे इमरान खान के कंटेनर पे, जिसमें शेख साहब वगैरह सब नीचे चले गए थे। कादरी को किसी ने कुछ नहीं कहा था क्योंकि उनके साथ लोग मौजूद थे। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि वो घिराव हुआ, फिर इजाजत ली, चौधरी निसार साहब को खाम खा मतून किया गया कि रेड जोन में वो लाए थे, ऐसा नहीं था। नवाज शरीफ के पास पूरी इतला मौजूद थी जब इन्होंने जोर दिया। तो और इमरान खान को पहले तो उन्होंने कहा था कि इमरान खान ने चौधरी निसार को मैसेज किया था, क्योंकि दोनों क्लास फेलो दोस्त भी थे, कि टेक माय वर्ड्स, मैं आप पारा चौक से आगे नहीं जाऊंगा, मुझे 0 पॉइंट में मत रोको। तो उनको बिठा दिया गया था।
ठीक है, अपारा चौक में, यानी कश्मीर हाईवे, जिसे अब श्रीनगर हाईवे का नाम इमरान खान ने दिया बाद में, कि कश्मीर तो दे दिया उधर और इधर हमें श्रीनगर के नाम पे लगा दिया। तो ताहिरुल कादरी साहब ख़ियाबान सोहरवर्दी में, जहाँ एक्सप्रेस का हमारा ऑफिस है, वहां पे बिठाया गया और ये आए और यहाँ पे शाम को ही होता था। फिर इन्होंने कहा मैं तो आगे जाऊंगा, और ये लड़ाई मड़ाई जो सोच के आए थे, प्लान करके आए थे, वो था पहले 6 दिन में हम्म। हमने कू कर लेना है, हमने इस्लामाबाद पे कब्जा करना है और हुकूमत खत्म कर देनी है। तो वो बंदे जब इमरान खान के साथ नहीं रहे, तो वो तो काम, वो जो बकौल शेर अफजल मरवत के बढ़ गया, जो एक्चुअल प्लान था। फिर वो शाम को बंदों ने आना, एक्टिविटी होनी। फिर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने, जब इन्होंने जबरदस्ती चलने की कोशिश की, मैं बिल्कुल एक एक चीज का नहीं गवाह हूँ। चौधरी निसार अली खान उन दिनों मिलिट्री सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर के थे, उनके साथ, और फवाद हसन फवाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, और ख्वाजा जहीर अहमद जो प्राइम मिनिस्टर के मामले खुसूसी थे, इनके साथ जाते थे, लोगों से मिलते थे। एफसी के सिपाहियों के पास सिर्फ डंडे होते थे। मतलब चौधरी निसार मतलब रूटीन में थे, लेकिन हर एक से हाथ मिलाना जाके और कहना कि ये जो आगे बैठे हुए हैं ना लोग, जिनके पीछे आप खड़े हैं, ये हमारे लोग हैं। इस सेंस में नहीं कि ये पीटीआई को कुछ सपोर्ट कर रहे थे कि पाकिस्तानी है, कोशिश करनी है कि लड़ाई झगड़ा ना हो, ये बैठे रहेंगे आगे। और मतलब आप लोगों ने किसी और को भी घुसने नहीं देना कि लड़ाई झगड़ा ना हो। लेकिन जब उन्होंने, वो कहते हैं ना, अन्नी मचाने के लिए कोशिश की, तो फिर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने उसकी इजाजत दी और मरियम नवाज को इसको अनाउंस किया कि कहीं लाशें ना गिर जाए। फिर एक स्टोरी चलवाई गई टेलीविजन पे कि जी 8 लोग मारे जा चुके हुए हैं, फायरिंग शुरू हो चुकी हुई है, इस किस्म की, जो कि झूठी खबर थी। हमने नहीं दी, हमने ना चलाई। फिर ये वहां पहुंच गए 30 अगस्त पे। 30 अगस्त को वो था कि जी बस मरना मारना था। कुछ लोगों ने शेरवानियां भी सिलवाई हुई थी और बिल्कुल प्लान पक्का था। वही चौधरी निसार जिनके मैंने नाम लिए, वो सारों के साथ साथ फिर रहे थे उसके इर्द गिर्द। रेड जोन में आईजी साहब भाग चुके हुए थे, आफ्ताब चीमा साहब। वो उनका अपना था कि भैया प्रेशर नहीं ले रहे थे या कहीं तय कर गए थे। नेको कारा साहब होते थे, वो भी गायब हो गए थे। फिर उन्होंने फिर नवाज शरीफ से ही अपील करके मुलाजमत भी बहाली कराई, मोहम्मद अली नेको कारा। लेकिन हुआ ये कि इनका ख्याल ये था कि आज जब हम चलेंगे तो हमें कोई रोकने वाला नहीं होगा। और उस वक्त आपको याद होगा कि फौज को तलब किया गया था और ये कह के तलब किया गया था कि ये पाकिस्तानी एसेट्स, जो बिल्डिंग्स है ना, ये असासे हैं, ये स्टेट की नुमाइंदगी करते हैं, पार्लियामेंट हाउस, और फौज वहां पहरा देगी। फौज ने बिल्कुल कोई मदाखलत इस तरह नहीं की थी कि भाई वो कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, कब्रें बना रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को ललकार रहे हैं, जमहूरियत को खराब कर रहे हैं, किसी ने कुछ नहीं किया था। जब ये चले हैं ना, तो मैं आपको बताऊं, 2 एएसपी थे इस्लामाबाद के, जिन्होंने जो आंसू गैस की गन थी ना, वो अपने कंधों पे रखी और चलाई, जो बिल्कुल खिलाफ तवक्को और प्रोग्राम थी। जब कैबिनेट डिवीजन प्रेसिडेंसी पीएम हाउस के गेट के कॉर्नर से शुरू हुए ना, तो जी ये तो सारे मुतमईन थे कि हमें तो कुछ कहेगा ही कोई नहीं। हम तो अंदर पीएम हाउस में, जब वो कह रहे थे ना जाके गला पकड़ेंगे और जी, ये करेंगे, गिरेबान पकड़ेंगे। वो आंसू गैस चली है ना जी, चंद मिनटों में इमरान खान के गिर जो मजमा था ना, वो उनका कंटेनर छोड़ के भाग चुका हुआ था। और ताहिरुल कादरी के साथ उनके डाई हार्ट, आप कह लें 100-150 लोग मौजूद थे, बाकी बाकी भी चले गए। और प्लान बन गया कि इन सबको बाहर निकाल दिया जाए इस्लामाबाद से। तो फिर आपको याद होगा उस वक्त आईएसपीआर की प्रेस रिलीज आई कि हमारे लोग हैं, बातचीत से रास्ता बनाएं। और फिर वो बैठे रहे और फिर प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि इन इन्होंने बैंड दो। वो जब हम यूएन में आए नाश्ते पे नवाज शरीफ के साथ, तो उन्होंने, लोगों ने पूछा, उन्होंने कहा हुण इन्होंने मैं चुकना ही नहीं, ये बैठे रहने जितना दिल करता इन्हों का। मतलब उन्होंने उनके रहमो करम पे छोड़ दिया हालात के। कहीं वो लोगों से रोटियां मांग रहे थे, कहीं बच्चों से अपीलें कर रहे थे। वो दाने दाने मुक गए थे जो लोगों के हवाले था कि प्लान तो गया बड़ हमारा। और फिर उस वक्त राहील शरीफ साहब, वो जो कहते हैं ना, अच्छे बच्चे बन के नजर आ रहे थे कि नहीं, मेरे इल्म में नहीं। मैंने आपको शुजा नवाज की किताब से हवाला जी। दिया कि मैं अपने मुंह से क्यों कहूं कि हालात क्या थे और वो क्या गेम हो रही थी। नवाज शरीफ से इस्तीफे की बात की गई, डार साहब के पास एक बंदा पहुंचता है और वो कहता है कि देख लें, तो प्राइम मिनिस्टर को फोन करें। उन्होंने रात को जगाया, उन्होंने कहा डार साहब तुम भी सो जाओ तो मैनू भी सोने दो, जो होएगा देखा जाएगा। उनका ख्याल था कि ये धमकी पहुंचेगी तो प्राइम मिनिस्टर गायब हो जाएंगे वहां से, वो भी नहीं गए। अच्छा, वो सिस्टम चला और उनको एक मेरिट पे चुन के लाया गया था। राहील शरीफ साहब को ऐसे हालात में, जब नंबर 1 जो थे हारून असलम, अगर मेरे नाम जहन में सही है, बहरहाल वो बहुत सिफारिशें करा रहे थे, उनको नहीं लिया गया। और जो जनरल कियानी जा रहे थे उस वक्त, उन्होंने जनरल राशिद की सिफारिश की थी कि इन्हें आर्मी चीफ लगाया जाए, उन्हें चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ लगाया गया। और जनरल राहिल शरीफ को उनके मेरिट के मुताबिक 5 लोगों के बीच में से चुन के आर्मी चीफ लगाया गया। लेकिन बदकिस्मती से जनरल मुशर्रफ के अदालत जाने पे जो कोर्ट तलबी हुई थी, वो तलखी हुई नवाज शरीफ की एक किस्म की, बगैर बोले, जब ये उन्हें एएफआईसी ले गए और संभाल लिया, तो वो मामलात गड़बड़ हुई।
फिर वो आगे से ये धरना आ गया। नवाज शरीफ ने अगर पहले ये सोच के लगाए थे कि ये मेरे वफादार हैं, तो एक मेरिट पे भी लगा के देखा, कोशिश की, लेकिन जो भी हालात हुए, पनामा, कामा, फिर आज शहबाज शरीफ जब वजीर आजम बनते हैं, तो जनरल बाजवा आर्मी चीफ होते हैं, और उनके हाथ में फिर गेम एक्सटेंशन की होती है। और जनरल बाजवा तो कहते हैं, मुझे ज़ाहिर है इमरान खान की भी बात ऑफर आ गई थी सामने कि मुझे इमरान और शहबाज शरीफ दोनों दे रहे थे एक्सटेंशन, लेकिन नवाज शरीफ तो फिर पीछे थे ना मौजूद, तो जनरल आसिम मुनीर आ गए। तो जनरल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ इस तरह चल रहे हैं, एक पंथ में दो काज कह लें आप, कि दोनों एक दूसरे के साथ लाजिम मलजूम हो गए। आप ये देखें कि जो मैंने आपको हिस्ट्री बयान की है, जनरल कियानी जी। यूसुफ रजा गिलानी से पहले चले जाया करते थे हर उस मुल्क में जहां पे इनका विजिट होता था। फिर मिलिट्री डिप्लोमेसी का नाम बहुत ज्यादा शुरू हुआ जब जनरल बाजवा और इमरान खान का शुरू हुआ, कि दोनों इकट्ठे। अभी आपको याद होगा, आप ही के जो सोशल मीडिया के अपोनेंट दोस्त हैं, उन्होंने ट्वीट्स शुरू किए कि जनाब ये देखें, ये तो फील्ड मार्शल के बगैर शहबाज शरीफ कहीं नहीं जाते। तो आप लोगों ने वो तस्वीरें लगाई कि जनरल बाजवा साथ थे इमरान खान के। याद ऑलवेज। होगा आपको, अभी ये ताज़ा ताज़ा तरीन आप लोगों ने वारदात डाली थी कि जनाब ऊपर नीचे तस्वीरें देख लें। अच्छा, शहबाज शरीफ मैंने बहुत लंबा खींचा इसलिए कि लोगों को समझ आ जाए। हाइब्रिड निज़ाम जिसको ख्वाजा आसिफ ने कहा, ख्वाजा आसिफ ने कह दिया, लेकिन बात यह है कि हमारे मुल्क के हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री और फौज को मिलके ही चलना है। जहां गड़बड़ होती है, गड़बड़ लंबी हो जाती है। तो शहबाज शरीफ, जो याद होगा पीडीएम के वजीर आजम थे, तो आखिरी दिन जिस दिन उन्होंने असम्बली तोड़नी थी, एक नाश्ता दिया था हम साफियों को, तो उन्होंने कहा कि यार मुझे क्या मिला, मैं 30 साल से इस्टेब्लिशमेंट के साथ प्रो दोस्ती में चल रहा हूँ, लेकिन हर दफा मैं ही अंदर हो जाता हूँ। लेकिन अब जब वो बरह रास्त वजीर आजम बने हैं आके, और वो फील्ड मार्शल को हर चीज में साथ लेके चल रहे हैं, फील्ड मार्शल उनके साथ चल रहे हैं, कोई गैप आने नहीं दे रहे, तो फिर मेरे ख्याल में ये जो सिस्टम, जिसे चाहे ख्वाजा आसिफ हाइब्रिड कहें, जब हमने मिलके चलना है, दुनिया में हर जगह पे डीप स्टेट होती है, एक एडमिनिस्ट्रेशन होती है, जो अमेरिका में भी मौजूद है, जो इंडिया में भी मौजूद है, जो ट्रंप को पहले दौर में चलने ही नहीं दिया, जिन्होंने, जो ट्रंप के मंसूबे थे, अब भी वो अपने एक सिस्टम के तहत काम कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। तो हमें थोड़ा सा क्या है, यहाँ पे कब्जे नहीं किए फौज ने, यहाँ पे मार्शल नहीं लगे, आपने क्या कर लिया, फौज ने कुछ नहीं कर सकी। यहाँ नवाज शरीफ ने बाइख्तियार होने के लिए बहुत कुछ किया, एक्सटेंशन नहीं दी, कुछ नहीं हो सका। एंड पे एक मुल्क को तो ठीक किया, लेकिन हुकूमत निकाल दी गई, वरना अगले 5 साल मिलते तो शायद नक्शा चेंज हो जाता। लेकिन अब शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ मिलके चल रहे हैं, मेरे ख्याल में इसको चलना चाहिए। अल्लाह करेगा जंग जीती हमने, अब अमेरिका और सऊदी अरब के साथ अगर इन्वेस्टमेंट्स हो गई, तो यहाँ बहुत कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आप ये बात ठीक है, फ़ौज ने कब्ज़ा भी तो कर भी लिया और पिछली सारी भी तारीख बता दी। तो अगर ये सिस्टम साथ में ये सिस्टम डिलीवर भी कर रहा है, जो पॉज़िटिव चीज़ है ना, ये डिलीवर कर रहा है, शायद इसलिए जो आमिर इलियास राणा साहब है, वो भी कह रहे हैं कि इट्स ओके चलने दें। वज़ीर दिफ़ा जो है, वो भी कह रहे हैं चलने दें, क्योंकि सिस्टम डिलीवर कर रहा है। सर, अब ज़रा आप थोड़ा-सा आगे आ जाएँ, अडयाला के हालात क्या हैं? अडयाला वाला के बारे में कोई खबर है? कोई आ रहे हैं, जा रहे हैं? क्या अब उनके साथ कोई एंगेज है या बस अब वो सुकून में हैं? मैं जब आप और हम अमेरिका मिले थे ना, तो मैं एक साहब से मिला, और बड़े 2-3 दिन हमारी उनके साथ गपशप रही, जब शाम को हम फ्री होते थे। और वो तनवीर साहब नहीं थे, एक और साहब थे जो इमरान खान से उनके साथ मिलते थे आके। ठीक तो है। उन्होंने खुद बताया, मैं नहीं जानता था उन्हें, लेकिन वो हमारे मुश्तरका मेज़बान के मेहमान थे मेरी तरह। तो उन्होंने बताई चीज़ें, मैंने पूछी उनसे, ज़ाहिर है फिर तजस्सुस होता है कि नाकाम क्यों हुए? उन्होंने कहा जी, पहली नाकामी तो तब हुई जब बेगम बुशरा ने चार्ज सँभाल के वो डी चौक वाला काम कर दिया। तो हमारी बातचीत खत्म हो गई। अगर वो उस दिन संगजानी रुक जाते, तो बहुत कुछ चेंज हो जाना था। फिर जो मैंने अभी आपसे ज़िक्र किया कि जो मुज़ाकरात दोबारा शुरू हुए, वो एक तरफ हुकूमत के साथ थे, एक तरफ बिहाइंड द सीन चल रहे थे। और बड़ी कामयाबी की उम्मीद थी कि उसमें इमरान खान को भी रास्ता मिलता, उनकी पार्टी को भी मिलता, और बात वही हो रही थी कि फिर आप सिस्टम को भी चलने दें और अपने आने का इंतज़ार करें। लेकिन जब वो वहाँ से निकल पड़े और उन्होंने समझा कि अब मैं प्रेशर डलवा के निकल आऊँगा फ़ौज को अमेरिका के ज़रिए, और वो ना निकल सके, तो वो सारे हालात ख़राब हो गए, वो जो लोगों के ज़हन में था। और बीच में बड़ी लंबी-लंबी दफ़ा वो जीएचक्यू हमला केस की समातें रोकी गईं। अब तो देखें, हालात आपने पूछे हैं, अल्लाह ताला किसी भी सियासतदान को, किसी भी शख्स को जेल में ऐसे हालात में ना रखे। हम कोई उसके बारे में बात नहीं करते, लेकिन चूँकि वो बराह रास्त फ़ौज के साथ दोस्ती भी चाहते हैं और फ़ौज से ही लड़ाई चाहते हैं, कि उनको वो समझते हैं कि उनके मुकाबिल इसके अलावा कोई नहीं है, लिहाज़ा मेरे से बात करें। उनके लिए मुश्किल हालात मौजूद हैं। तोशाखाना रेफ़रेंस में मेरे रिपोर्टर इमरान असगर चूँकि जाते हैं वहाँ रेगुलर, अडयाला जेल में मैं बात करता रहता हूँ उनके साथ। तो मेरा ख़्याल है कि अब तो वो 2-3 समातें या 4 समातें, अब वो 2 हफ़्ते में हों, 1 हफ़्ते में हो जाएँ, मेरा ख़्याल है कि उसका फ़ैसला हो जाएगा। और फैसले में सलमान सफदर जो इमरान खान के वकील हैं, वो कुछ चीज़ें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बताते हैं,
ये उनका राइट है, वो वकील हैं। कि जी मिलिट्री सेक्रेटरी जो थे उस वक्त के, उन्होंने वो गवाही नहीं दी जो चाह रहे थे। हालांकि जो मैंने चेक किया उन्होंने वही गवाही दी जो उनसे सिर्फ सच पूछा गया था कि क्या ये जो एक सेट था जो 7.5 करोड़ रुपए की मालियत बताई गई थी उसकी, ये पीएम हाउस में जमा कराया गया था। तो उन्होंने कहा नहीं, जमा नहीं हुआ था, ये चला गया था। और फिर उन्होंने खुद ही कीमत लगवा के, केस भी यही है कि आपको वहां रखवाना था, वहां से इंडिपेंडेंट असेसमेंट करानी थी, जो कि नहीं कराई गई। अगर अब आप 7.5 करोड़ की एक चीज है, उसकी 60 लाख कीमत लिखवाएं और कहें कि मैंने 50% 30 लाख उसका जमा करा दिया, तो कागज तो आपने पूरे कर लिए, लेकिन जो केस है वो ये है कि आपने उसकी असल मालियत छुपा ली। तो वो है तोशाखाना वाला 9 मई का केस। आपको याद होगा कि जिन दिनों मुज़ाकरात हो रहे थे, ये मैं उन साहब की बात कर रहा हूँ, वो कह रहे थे कि उससे पहले कोर कमांडर्स की हर प्रेस रिलीज में डिजिटल दहशतगर्द और क्या क्या कुछ आता था हर दफा। तो उन दिनों ये चीजें रोक दी गई थी, जो अब तक नहीं आ रही, जिसपे अब फौज की तरफ से बरह रास्त यही है कि जी सियासतदान सियासतदान काम करें, अदालतें अपना काम करें, हम तो अपना काम कर रहे हैं। तो वो चीजें उस वक्त रुक गई थी आना कहलवाना के चलें, अगर इमरान खान समझते हैं। लेकिन इमरान खान ने ये समझा है कि फौज को वो दबा लेंगे, तो मेरा ख्याल है एक और कोशिश कर लें। अभी पेशावर में भी हो चुकी, तो 5 अगस्त को भी हो चुकी। उनका, वो सियासतदान है, उनको समझना चाहिए कि वो अपनी पार्टी, अपने लोगों की पॉलिटिकल बेहतरी के लिए कोई ऐसा रास्ता बनाए कि उनका भी सियासी रास्ता बने और उनकी पार्टी का भी, जो कि अभी तक वो नहीं अपना रहे। मतलब कि वो मेरे और आपके दोस्त जो कह रहे हैं कि रावी चैन ही चैन लिख रहा है तो चैन ही चैन है। फैज़ हमीद साहब कहाँ पहुँचे हैं सर? वो कोई खबर ही नहीं है सर। नहीं, नहीं, खबर कल हमने पूछी थी बराह रास्त, ये सवाल हुआ था। जी, जब हम कल एक ब्रीफिंग में थे, तो उन्होंने जी। कहा जी देखें, एक 3 स्टार हो, फिर डीजीआई हो, तो ये बड़ा हसास मामला होता है। हुँ। और फिर जिनको इख्तियार यानी अथॉरिटी मिलती है, तो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती हुई है। तो फौज रिस्पॉन्सिबिलिटी की बड़ी अहमियत समझती है। तो जितना बड़ा अफसर है, उतनी बड़ी जिम्मेदारी, अगर उसको इख्तियार दिया गया है, तो जिम्मेदारी भी उसने करनी है। अगर गलतियां की हैं, तो उन्होंने कहा कि जी वो चल रहा है काम, तो लोगों ने कहा फिर इतनी लंबी करने का मतलब है कि माफी-शाफ़ी हो जानी है। तो उन्होंने कहा जी फौज माफ नहीं किया करती। इससे ज़्यादा मैं नहीं बता सकता अब आपको, ये ताज़ा तरीन बताई है मैंने। फैज़ हमीद के मामले में अगर उन्होंने कुछ किया है, तो माफ़ी नहीं मिलेगी, ये लुबे-लुबाब है। सर 9 मई में केसेज़ में सज़ाएँ तो हो रही हैं, गिरफ्तारियाँ कोई नहीं हो रहे। अभी ये एक लतीफ़ चित्राली साहब पकड़े गए हैं और शायद फैसलाबाद से खातून पकड़ी गई हैं। और फिर ये 9 मई जिसके लिए हुआ, अब इल्ज़ाम है ना, करवाया भी उसी ने, उसमें उन पे भी कोई आगे आने वाले दिनों में कोई इस पे 9 मई में भी आ रही हैं खान साहब पे चीज़ें? मेरा ख़्याल है तोशाखाना तेज़ रफ़्तारी से चलाया गया और उसे रोका गया है। तो वो भी फाइनल स्टेजेज़ पे है, वो कोई इतना लंबा-चौड़ा नहीं है। हुँ, जब लोग समझेंगे कि अब उसका फैसला होना चाहिए, क्योंकि ये इसको तेज़ रफ़्तारी से चला रहे हैं ना, क्योंकि अब तो ऑर्डर ये है ना कि अब जब समाअत होनी है, तो रोज़ाना की बुनियाद पे होनी है। कि वकील ने पिछले हफ़्ते में 2 दफ़ा इल्तवा लिया था, तो जज बरहम हुए थे कि नहीं अब नहीं मैं करूँगा, अब मैं डेली बेसिस पे करूँगा। डेली बेसिस से मुराद ये थी कि वीक में 5 दिन समाअत होती है, मतलब अदालत लगती है, तो उनमें से 2 दिन केस चलता था, 2 दिन इमरान खान साहब की मुलाकातों के होते थे, तो अदालत नहीं लगती थी। अब शायद अदालत उन दिनों में भी चलेगी और फैसला इसका करेंगे। 9 मई बिल्कुल कहीं दूर नहीं गया हुआ, वो अपनी जगह पे है। जिनको सज़ाएँ हुई हैं, जो भागे हुए हैं। देखिए ना, पेशावर हाई कोर्ट भी कब तक स्टे का सहारा दे के रख सकती थी कि आपको जब ज़मानत मिलती है ना, कि आपको दी जा रही है कि आप जाके पेश हो जाएँ। तो उनके ऊपर भी इतना भार नहीं हो सकता था। उन्होंने कहा जी अब आप मुतल्लिका अदालतों में जाएँ। चित्राली साहब ने तो बहुत एक छोटे से केस में सज़ा ली, गायब हो गए। उनके साथियों को तो बरी भी कर दिया गया था। आपको आपको ज़हन में रखना चाहिए कि उनके साथ जो लोग थे। लेकिन वो बाकी केसेज़ जो 9 मई के हैं, जब तक पेश नहीं होते, गिरफ्तारियाँ देंगे, सज़ा शुरू होगी तो अपीलें कर सकेंगे, अदरवाइज़ तो वो अपील नहीं कर सकते। तो जो वर्कर हैं, वो तो बेचारे सज़ाएँ खा रहे हैं। लेकिन जो लीडर्स हैं, जिनके पास वकील भी तकड़े होने हैं, थोड़ी देर में उन्हें भी पेश होना ही पड़ेगा, जैसे पेशावर हाई कोर्ट ने कहा है, या फिर मफरूरी इख्तियार करेंगे। अब मफरूरी में ये है कि फिर जैसे जुल्फी बुखारी का हुआ है कि जदादें फिर इश्तिहारी हो हुँ। जाती हैं, तो फिर वो मतलब बंदा इश्तिहारी होता है और जदादें नीलाम हो जाती हैं। तो हो सकता है कि 9 मई के केसेस में याद रखें। सर गंडापुर साहब ने अलीमा खान पर काफ़ी सीरियस इल्ज़ामात लगाए हैं आमिर भाई। क्या वो दुरुस्त हैं कि वो उसके भाई को बता के आए हैं, मतलब खान साहब को बता के आए हैं कि एमआई और सोशल मीडिया और ये वो सारी चीज़ें? देखिए ये ना, जब वो पब्लिक कर दी ना, कोई सीना गजट गुफ्तगू नहीं है कि उन्होंने एमआई वाली बात की, उन्होंने पब्लिक में वो वीडियो पे आके बयान दिया है। जी, 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 जी। तो ये ज़िम्मेदारी खुद अब इमरान खान पे है कि वो क्या कहते हैं, और गड्ढापुर साहब ने तो बयान दे दिया है। अब इमरान खान साहब हौसला करेंगे कि वो चेक करें कि ये असेंबली तोड़ सकता है या वो नया चीफ मिनिस्टर ला सकते हैं। क्योंकि हमारी इत्तला के मुताबिक, जैसे बैरिस्टर सैफ पे इल्ज़ाम है ना कि वो एस्टेब्लिशमेंट के भी नुमाइंदा हैं, और केपी के चीफ मिनिस्टर के ज़ाहिर है वो एडवाइज़र हैं। तो जब वो नहीं जा रहे, तो फिर मिशाल यूसुफ़ज़ई जा रही हैं।
तो लोगों ने ये कहा है कि उन्होंने भी उनको समझाया कि सर अगर आपने चीफ मिनिस्टर इस तरह निकाला तो दोबारा आप नहीं ला सकेंगे, लिहाजा फैसला सोच समझ के कीजिएगा। तो इमरान खान से आप तवक्को रखें कि अगले हफ्ते में कोई ऐसा फैसला कर सकते हैं जिसमें गंडापुर के लिए मुश्किल आए, या उससे अगले हफ्ते में कुछ ना कुछ उन्होंने अनाउंसमेंट करनी है। गंडापुर की छुट्टी के बारे में भी हो सकता है। मतलब वो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। बुशरा बीबी पार्टी पर कंट्रोल कर रही हैं, ज़ाहिर है ये जो मिशाल यूसुफज़ई साहब हैं, ये तो उनको तो जाके वही रिप्रेज़ेंट करती हैं। तो क्या बुशरा बीबी भी पार्टी पे, क्योंकि अच्छा ज़रा चलें इसको ऐसे कर लेते हैं, ये 2 ख़वातीन हैं, हलीमा खान और बुशरा बीबी। दोनों की नज़र कहा जाता है कि पार्टी पर है, कब्ज़े करी है। तो ये लड़ाई है दोनों की? देखिए, मैं अगर इसको कहूँ कि जी मुझे नहीं पता, तो वो भी गलत होगा कि बेगम बुशरा ने जब लोगों का मजमा देखा और वो डी चौक गईं, तो उन्होंने 26 कोशिश की नवंबर। कि भई ये बड़ा अच्छी बात है कि ज़ाहिर है इंसान जब लोगों को देखता है तो एक ज़हन में बात आ जाती है। तो वो जो ज़मानत दी गई थी इस बुनियाद पे कि खातून हैं, चलें कोई ये गुफ्तगू का रास्ता निकालेंगी, तो वो और आगे चली गईं। अलीमा खान साहिबा पे जहाँ एमआई का इल्ज़ाम लग रहा है, और मैं बिल्कुल उस बात को, मैं तो, मेरे इल्म में तो नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा कि वो बहन है और बहनों का हक होता है कि भाई जब मुश्किल में हो तो वो निकल के आती हैं। फैमिली की ख़वातीन आती हैं, मरियम नवाज़ भी आई थी, बेगम कुलसूम नवाज़ भी नवाज़ शरीफ के लिए आई थी। कोई ऐसी बात नहीं है, मैं इल्ज़ाम नहीं लगाता। लेकिन ये फैसला तो इमरान खान ने करना है ना, क्योंकि वो अपनी पार्टी के अंदर किसी को सियासी इख्तियार देने के लिए तैयार नहीं है। जैसे ख्वाजा आसिफ को पार्लिमानी लीडर के तौर पे एक वक़्त में, ये जिस दिन मार्का हक जीतने के बाद प्राइम मिनिस्टर ने कुछ 12-14 मुसाफ़िरों को बुलाया था उस पे खाने पे और बातचीत की थी, तो उन्होंने बड़ी खुल्लम-खुल्ला बात की थी आज़म नज़ीर तारड़ ने उनकी मौजूदगी में, कि जब दोनों बड़े मियाँ साहिबान और ये जेल में थे, तो हमने कहा जी, मैं तो उस वक़्त वो वकील थे, कि हमें बहुत सारे फैसले कराने होते हैं, पार्लियामेंटेरियन होते हैं, तो क्या करें? तो उन्होंने कहा बस ख्वाजा आसिफ जो फैसला करेगा वो हमारा फैसला होगा। तो ख्वाजा आसिफ करते रहे फैसले। तो ये चीज़ इमरान खान ने अभी तक किसी को इख्तियार नहीं दिया। हुँ। मुज़ाकरात करने हैं, हर दफ़ा मुझसे आके पूछो, हर दफ़ा बात करो। तो अगर ये वो इख्तियार दे देते, तो उनके ज़हन में है कि पता नहीं सारे लोग बिक गए हैं, पता नहीं क्या हो गया है। उन्हें सियासी लोगों पे ट्रस्ट करना चाहिए। ये बात मेरे ख़्याल में आमिर डोगर साहब जो मुल्तान से, उन्होंने भी कही थी कि ख्वाजा आसिफ को अगर ये राइट दिया जा सकता है, ट्रस्ट किया जा सकता है, फ़ैसले करने थे, तो आपको ये हमें रख देना चाहिए। आखिरी 2 सवाल है मेरे सर। एक तो ये बताइए कि जनूबी पंजाब जहाँ से आपका तल्लक भी है, बल उधर घड़ी ना वेखो, मेरे लिए वेखो, 2 सवाल। मैनू पता है घड़ी उधर लगी हुई है। अच्छा सर, जनूबी पंजाब में मैं ये देख रहा हूँ कि लिया, डेरा गाज़ी खान, मियाँ वाली, ग्रीन बसेस का इनकलाब लाया जा रहा है, लोगों के लिए सहूलतें, और हमारे दोस्त हैं मलिक सुहेब बर साहब, कुछ वो सड़कों की भी तफ़सीलात बताते हैं। तो ये पिछले साल, 1.5 साल में कुछ चीज़ें पॉज़िटिव हुई हैं उस इलाके में सर? पहले तो मैं गिला करूँगा ना मरियम नवाज़ से कि बीच में आपने साउथ पंजाब के इतने ज़िले गिने और मेरा शहर बक्खर उसमें ज़िला शामिल ही नहीं है। बिल्कुल तो ठीक है। पहला तो ये गिला, बराह रास्त गिला आ गया ना, कि ये जनाब मैं मुझे क्या सबसे पड़े, पहले मैं तो सबसे पहले निकाल कर ये ट्वीट कर रहा हूँ, राना आमिर इलियास का मरियम नवाज़ से भक्कर के बारे में गिला। ये शिकवा गिला है कि भाई बक्खर क्यों नहीं है? आप मियाँ वाली पहुँच गए, आप लिया पहुँच गए, बीच में बक्कर छोड़ दिया। ये क्या बात हुई? जंग में चले गए। चौथी तरफ तो डेरा इस्माइल खान है, जहाँ पे गंडापुर बैठे हैं, फैसल करीम कुंडी बैठे हैं, मौलाना फजलुर रहमान बैठे हैं, और वो केपी है, दरियाए सिंध के पार। ठीक जी। है? तो बीच में बक्कर का क्या कसूर है? तो ये बहरहाल इनिशिएटिव बहुत अच्छा है। जहाँ पे भी हो रहा है, जिन लोगों के लिए आम आदमी की सहूलत है कि ₹20 में बड़ी बाइज़्ज़त आप बस में जाते हैं। मेरे ख़्याल में ये जो इस वक़्त पीपल्स पार्टी के अंदर से भी चीख पुकार आ रही है और बाकी सबको भी, कि ये तो मरियम नवाज़ ने, देखें मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि उसने 3 हफ़्ते लिए थे। जब पता लग गया कि गवर्नमेंट बन रही है, तो उन्होंने प्लान किया और ओथ से पहले अपने तमाम मंसूबे बनाए और पहले दिन अनाउंस कर दिए। क्या बात उन है। सब पे अमल दरामद किया और वक़्त के साथ-साथ मज़ीद मंसूबे आ रहे हैं। तो गवर्नेंस का मुकाबला सूबों में होना चाहिए। हुँ। केपी, सिंध, पंजाब, चलें बलूचिस्तान को हम कहें कि जी वहाँ दहशतगर्दी भी है, फिर लोगों ने पहले अच्छा काम नहीं किया हुआ। चीफ मिनिस्टर को चाहिए कि वो कुछ ना कुछ जो डिलीवर कर सकते हैं करें, लोगों के एहसास महरूमी दूर होना चाहिए, वफाक से पैसे स्पेशल भी मिलते हैं, करें। लेकिन इन 3 का तो ज़बरदस्त मुकाबला होना चाहिए गवर्नेंस का, बजाए कि बयानबाज़ी का मुकाबला हो। बताएँ कि आपने ये किया, हमने ये किया, हम, ताकि आम आदमी को फ़ायदा हो ना इस सियासी लड़ाई का। ये जो चुटकुले छोड़ते हैं ना, इससे काम नहीं चलता। आप अंदरूनी सिंध को भी अच्छा कीजिए, आप जनूबी, शुमाली सब, केपी को भी ठीक करें, और हश्तनगर तो है ही ठीक, लेकिन उसका भी बेड़ा गर्क किया हुआ है, 12 साल से आपकी हुकूमत है, उसको भी ठीक करें। पंजाब में अगर मरियम नवाज़ बेहतर काम कर रही हैं, जहाँ सैलाब के लिए अब ज़ाहिर है उनका बहुत बड़ा इम्तिहान है। क्योंकि बहुत दुनिया नुकसान में चली गई है, उसकी तरफ तवज्जो करते हुए बाकी मंसूबों को लेके चल रही है, मेरे हिसाब में बिल्कुल ठीक बात है। चल रही हैं मरियम नवाज़ के साथ मरियम औरंगज़ेब, राना सिकंदर, शुएब भरत, ये देखें ना, ये जो अज़मा बुखारी हैं, फिर जितने ख्वाजा इनके सुलेमान वज़ीर साहब। थे, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, ख्वाजा इमरान नज़ीर, ये कौन पीछे हटा?
सोहेल शौकत भट्ट जो सोशल वेलफेयर के हैं, वो अपने-अपने सारी चीज़ें लेके पहुँचते रहे हैं, ज़िलों में चीज़ें पहुँचाई हैं, क्योंकि इतना बड़ा सैलाब कभी आया नहीं पंजाब में। और वो 3 जो दरिया इकट्ठे चल पड़े हों सैलाब की सूरत में, तो आप उसको आम सैलाब की निस्बत से ये नहीं कर सकते कि जी पहले ये था। बस अब ये अल्लाह करे कि ये अपने जो अहद किए हैं इन्होंने, लोगों की बहाली के, उनके ऊपर पूरी तरह से अच्छा सर्वे कामयाबी के साथ करके उनको पैसे दें बहाली के लिए, फुल ज़ोर लगाएँ। तो मेरा सवाल भी था तकरीबन आधा एक आपने उससे जवाब दिया, अगला वो मरसू मरसू पानी ना डेसू, और वो कह रही है कि हमारा पानी और हमारी मर्जी। ये बहस लड़ाई शुरू हुई है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि बेनज़िर इंक स्पोर्ट के जो डेटा है उसके जरिए सैलाब वालों को पैसे दिए जाए, और ये वहां से बहस चलती चलती मरियम साहिबा ने डायरेक्ट आसफ अली जरदारी से शिकवा किया, और छोटे भाई बिलावल से भी जिक्र जो शिकवा किया कि जो जब हमारे यहाँ पे सैलाब था तो आप लोग ये सब कुछ करते रहे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये जायज़ है मुतालबा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट, क्योंकि डेटा तो मुख्तलिफ होगा ना? अब वो जो है ना, कसूर में उन्होंने तारीफ़ की बेनज़ीर इसकी मरियम नवाज़ जी, की। जी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जाके के बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। वो मुल्तान से गए तो उनको कुछ फ़ीड किया गया, ज़ाहिर है गिलानी बिरादरान है वहाँ पे। और जनूबी पंजाब का नाम लेके कहा कि स्पेशली, क्योंकि ज़ाहिर है कुछ सीटें इनकी वहाँ से हैं कि आप। तो मरियम नवाज़ ने कोई बुरी बात नहीं कही कि देखें, जो ये प्रोग्राम जो है ना विफ़ाक का प्रोग्राम है, ये आपके और मेरे समझने की बात है आम आदमी के, कि वो प्राइम मिनिस्टर देते हैं पैसे और वो बीआईएसपी से तकसीम होते हैं चारों सूबों में अपने एक बनाए हुए डाटा के मुताबिक। और वो लोग हैं तकरीबन, मेरा नहीं ख्याल कि उसमें वो लोग भी शामिल हैं जिनके अपने घर थे। अब ये जो सैलाब आया ना, इसमें अच्छे भले मुतवम्मिल लोग भी तबाह हो गए। जी। तो ये तो डाटा है 10,000 लोग जो गुर्बत की सतह से नीचे लोग रह रहे हैं, 10,000 या 13,500 जिनको मिलता है, उनका डाटा है। तो पंजाब गवर्नमेंट ने, आपको याद होगा कि मरियम नवाज़ का मैंने तकरीर देख रहा था तो वो हल्फ ले रही थी, नबी करीम सल्लल्लाहु जी, अलैहि वसल्लम का नाम लेके, कि आप ओथ लें कि जो सर्वे करेंगे, करेंगी, उसमें डंडी नहीं मारेंगे, सियासी ताज्जुब नहीं करेंगे। क्योंकि उसकी बुनियाद पे आपको फ़ी जानवर पैसे मिलने हैं, फ़ी घर पैसे मिलने हैं, तो वो तो उसमें आती ही नहीं। तो आपका मुतालबा कैसे है? एक नया काम खोल दें। भई ठीक बात है, अब आपने अपनी सूबाई हुकूमत को लगाया है और वो डाटा ले रहे हैं, वो करके आपने पैसे देने हैं। तो जब गलत पैसे जाएँ तो सारे बोलें। इसमें तो पीटीआई का ज़्यादा कसूर है कि मेन अपोज़िशन पार्टी है और गायब है। बात करनी चाहिए थी। पीपल्स पार्टी अपनी जगह काम कर रही है, क्योंकि वो आज से नहीं लड़ाई। गवर्नर पंजाब बात कर रहे थे, उन्होंने आखिर में माँग लिया, पंजाब हाउस मरी, वो भी मरियम नवाज़ ने दे दिया कि चलें भाई आप ले लें। वो अपनी मर्ज़ी से उसमें मेहमान-शेमान ठहराते हैं कि उनकी भी शौक शौक पूरा हो के जनाब गवर्नर साहब हैं, ठाठ लगे हुए हैं। और फिर वो बिलावल भुट्टो जब नाराज़ हुए तो 7 अरब के कितने उन्होंने दे दिए प्राइम मिनिस्टर ने कि जी आप अपने जो अराकीन असेंबली हैं, जहाँ मर्ज़ी इनको अपनी सवाबदीद के मुताबिक तक़सीम करा दें। फिर ये डीपीओ, डीसी लगाने के चक्कर में थे तो मरियम नवाज़ ने बिल्कुल इनकार किया कि ना मैं अपने एमपी, एमएनएज़ के कहने पे लगाती हूँ। मैं कहती हूँ कि मेरिट पे साफ काम करें और आप लोगों को इज़्ज़त दें, रिस्पेक्ट दें जब आप लोग काम लेके आएँ। तो मैंने जब अपने लोगों को इस तरह के ज़िले नहीं बाँटे तो आपको भी नहीं देंगे। तो ये दुःख तकलीफ़ तो जो 19 महीने की चल रही थी ना, ये लावा फटा है अब। फिर मरियम नवाज़ भी पीछे नहीं हटी, फिर वो पंजाब पे भी आ गई। देखे ना, सिंध वालों ने पानी के ऊपर एक पूरी गेम डाली और जो जी। पंजाब सिंध के पानी के बगैर नहर खोल रहा था, उसका भी रुकवाने का प्लान कराया कि जी फिलहाल रोक दें, सब कुछ नहीं करने दें। तो फिर वो गुस्सा तो था ना कि पंजाब अगर अपने सूबे में अपने वसाइल से वो जो पानी की बात कर रही थी, वो ये बात थी कि वो नहर जो चोलिस्तान जानी थी, उसको भी मुतनाज़ा बना दिया गया कि जी वो पानी, जब वो बार-बार बता रहे थे कि ये सतलुज और इधर से पानी जब आता है, वो जो सैलाबों में चला जाता है, हम उसके लिए काम कर रहे हैं, कि वो पानी हमें मिले और हम उससे चलाएँ। तो ये सारा गुस्सा हुआ। कुछ लोग इसे कह रहे हैं कि जी ये नूरा कुश्ती है। चलें नूरा कुश्ती से ही, अगर वो पंजाब की बात कर रही हैं तो सिंध वाले बयान देने की बजाय अपने लोगों के काम दिखा दें। जो बात मैं अभी आपसे कर रहा था कि भई सूबों में मुकाबला होना चाहिए काम का, आपस में चुपबाज़ी का नहीं होना चाहिए कि जनाब बिल्कुल एक-दूसरे की बस जी तुम मेरे, मैं तुम्हारा, तो जनाब अंजुमन सताए-शबामी बना के काम करें, नहीं। मुकाबला करें, लोगों की खिदमत करें। हाँ, ये होना चाहिए। आप वैसे भी मेरे ख़्याल में मुकाबला बनता भी नहीं है, कहाँ 17 साल और कहाँ 1.5 साल। लेकिन अच्छी बात है, अगर आप ये मुकाबला करते हैं, लोगों को सहूलतें देते हैं, तो ये अच्छी बात है। कोई ग्रीन बस चला रहा है, कोई पिंक बस चला रहा है, कोई पानी के मंसूबे बना रहा है, तो कोई कुछ बना रहा है, बड़ी वजह। अमर भाई बहुत शुक्रिया। मुझे क्योंकि आज अंदाज़ा था, और इसलिए मैंने आज चलें लोगों जी। को नहीं पता कि आज से लंबा टाइम मुझे क्यों मिला है, बट मुझे पता है। तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच। होप टू सी यू सून। आप आ रहे हैं हमारे नेबर में, लेकिन हमारे नेबर में आ रहे हैं, हमारे पास नहीं आ रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि आपसे मिलने के लिए हम वहाँ पर आ जाएँ सर। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू शुक्रिया। अमर भाई, थैंक यू। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह